Actually, research is a systematic, organized, and scientific process to find a solution to the problem. There are three important components of the definition of the research. Is it is systematic, organized, and scientific way. It is not like that कि आपका जो दिल करेगा आप उठ के करने लग जाएंगे, आपका जो मतलब मन चाहेगा वो करेंगे, ठीक है, और कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं है. कभी आप लिटरेचर रिव्यू पे हैं, कभी आप जो है मतलब डिस्कशन से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक अंदाज ही नहीं है करने का. इस तरह नहीं है. रिसर्च जो बिजनेस रिसर्च है, जो रिसर्च मेथड है जिसमें हम करेंगे, उसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को वी हैव टू कंसीडर. दैट इज इट इज अ सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक. ये तीनों चीजें किस लिए हैं? ये तीनों चीजें वो उस प्रोसेस का नाम है. वो प्रोसेस हम व्हाई वी इन्वॉल्व, व्हाई वी आर स्पेंडिंग टाइम इन दैट प्रोसेस. the only reason behind this investment of the time is to find solution to the problem. जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसकी सोल्यूशन के लिए हमें रिसर्च चाहिए होती है, ठीक है. Either why is it important to study research? ठीक है, देखिए दुनिया में बहुत से इश्यूज हैं, ठीक है. मैंने आपको बताया था कि हम सुबह से शाम तक उठ के जो है हमें वी हैव टू मेक डिसीजंस, ठीक है. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग बिटवीन द अल्टरनेटिव. डिसीजन मेकिंग क्या है? चूजिंग बिटवीन द अल्टरनेटिव. हम सुबह से शाम तक मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स को चूज करते हैं, ठीक है. और हमारा जो डिसीजन है वो कभी कभी उस प्रॉब्लम को मतलब अक्सर औकात तो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, और कभी कभार वो प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, उधर स्टे कर रही होती है. यू नीड यू वांट न्यू सोल्यूशन, और कभी कभार वो ब्लंडर लग जाता है, ठीक है. ये तीनों सिचुएशन में मुख्तलिफ सिचुएशन का जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, कि इन सिचुएशन को आप कैसे मुमकिन है कि आप केओस से बचें और मैक्सिमम सोल्यूशन की तरफ निकल जाएं, प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करें. इन तीनों जो डिफरेंस है इन तीनों चीजों में, वो लाई करता है कि आपने किस प्रोसेस के साथ, मतलब क्या आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया था, क्या आपने अल्टरनेटिव्स को अच्छे तरीके से ढूंढा था, क्या आपने मतलब सॉल्यूशन को उस अल्टरनेटिव को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया, क्या आपने उसको इवेल्युएट किया. इन तीनों चारों चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल की सूरत में, क्या ये किया, क्या वो किया, क्या ये नहीं किया. इन चारों चीजों का आंसर कहाँ पे रिलाई करता है? इन चारों चीजों का आंसर रिलाई करता है रिसर्च के अंदर. रिसर्च का प्राइमरी टेनेंट क्या है? प्राइमरी फंडामेंटल टेनेंट रीजन क्या है कि आप सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज और साइंटिफिक वे में इन्वॉल्व होते हुए आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आइडेंटिफाई करें. जब आप इस अंदाज से सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आप मैक्सिमम इस तरफ देयर इज अ गुड चांस कि आप जो है वो सोल्यूशन ढूंढ लेंगे. अगर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, या नहीं तो कम से कम आप केओस से बच जाएंगे. आप मतलब उसके अंदर ये आप मतलब केओस को अवॉइड कर लेंगे, आप ब्लंडर्स को अवॉइड कर लेंगे, आप ज्यादातर सोल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे. बात यह है कि क्या रिसर्च करना मेरे लिए जरूरी है? क्या इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी रिसर्च? ठीक है, एक तो मैंने आपको कहा था कि इस कोर्स को पढ़ने के लिए रिसर्च को पढ़ना जरूरी है. लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखिए, ठीक है, इफ यू आर अ मैनेजर, ठीक है, इफ यू आर अ ब्रांड मैनेजर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप मल्टीनेशनल में हैं, ठीक है, इफ यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, आप किसी भी जगह पे हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपके पास एक टीम है जो रिसर्च करती है, या आपके पास इतना फंड है कि आप बाहर से लोगों को रिसर्चर्स हायर कर सकते हैं, आपको इस पूरे हेक्टिक प्रोसेस में, या जिस तरह कहते हैं मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो आपके पास यू हैव ऑप्शन कि आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी को हायर कर लें, आप इंटरनल डिपार्टमेंट ऐसा बना लें जो रिसर्च कर ले. ठीक है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं. लेकिन जब तक आपको खुद नहीं पता होगा इस रिसर्च का, जब तक आप इसके निटी ग्रिटीज को नहीं जानते, जब आप मतलब उसे कहते हैं कि सीक्रेट ऑफ द ट्रेड्स नहीं जानते रिसर्च के, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक अच्छा प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, कि आपकी टीम ने सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक एफर्ट यूज किया है कि नहीं की है. आपको उनके हॉलमार्क्स का नहीं पता होगा, आपको उनको बेंचमार्क्स का नहीं पता होगा, तो यू कैन इजीली जिसे कहते हैं स्टक इनटू द ट्रैप, आपको नहीं समझ आएगी. तो साइंटिफिक रिसर्च पढ़ना बीइंग अ स्टूडेंट भी बड़ा जरूरी है, बीइंग अ डिसीजन मेकर भी बड़ा जरूरी है, और बीइंग अ पॉलिसी मेकर भी बड़ा जरूरी है. आप खुद इन्वॉल्व हो तो तब तो बहुत ही जरूरी है. अगर आप खुद नहीं भी इन्वॉल्व हो रहे, आप एक मैनेजर हैं, आप एक डॉक्टर हैं और हायर अप्स पे हैं, फिर भी आपको रिसर्च का समझ होना जरूरी है. क्योंकि देखिए, अगर आप डॉक्टर हैं और आप मतलब सीनियर कंसल्टेंट हैं,
तो आप रिलाई करते हैं जो जूनियर आपके साथ फेलोज होते हैं कि आप उनकी बेस की इंफॉर्मेशन पे आप डिसीजंस कर रहे होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जूनियर ने ठीक इंफॉर्मेशन गैदर की है कि नहीं की है, जब तक आपने खुद उस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो रिसर्चर, हम सब रिसर्चर हैं। हम क्योंकि हम सारे रिसर्चर क्यों हैं कि हम छोटी से छोटी, फ्रॉम बाइंग अ वेरी सिंपलेस्ट थिंग टू बाइंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है, हम डिसीजंस ले रहे होते हैं। हम जिंदगी में सुबह से शाम तक फैसले कर रहे होते हैं, और अच्छा फैसला कैसे ही मुमकिन है जब आप एक अच्छी रिसर्च करते हैं, ठीक है। आप अगर आपने ये डिसाइड किया, मैंने पिछली दफा एक एग्जांपल दी थी, इफ यू हैव डिसाइडेड कि यू डोंट वांट टू टेक द डिसीजन, दैट इज आल्सो अ डिसीजन, ठीक है, वो भी एक डिसीजन है। वो भी आपने दो अल्टरनेटिव्स के चूज किया है, और वो अल्टरनेटिव बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे मिलेगा जब आप रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च क्या है, इज अ सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है। यहां तक बात होगी। अब मैं आपसे बात करूंगा कि हम मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे। आज का जो दूसरा एजेंडा, इज इट क्लियर? यहां तक कोई सवाल है आपका? जी गुलनाज अनवर। नो सर। मैडम गुलनाज, आपने, यू हैव रेज्ड योर हैंड। हाँ, ये अच्छा है, सवाल ना करें, बस हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक हो गया। अब अगला जो हमारा जो एजेंडा, आज का दूसरा एजेंडा, वो मैंने आपको बताया कि हम दूसरी जो बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। जिसमें हमने पिछली दफा जिन चीजों के ऊपर बात की थी, हमने अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च के ऊपर बात की थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च, उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दूं, आज किसी का सवाल भी था। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें बड़ी गलती हमें लग रही है। आप इस चीज के ऊपर ये मैं डेफिनेशन दोबारा लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, कि हम यहाँ पे एक डेफिनेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम शायद मिस कर जाते हैं बार बार। वो ये है सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है। अप्लाइड और बेसिक दोनों जो रिसर्च हैं, अप्लाइड और बेसिक हैं, वो रिसर्च की डेफिनेशन के अंदर से ही निकल जाएंगी अगर किसी में आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना या किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं ढूंढना। अगर आप समझते हैं कि प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, तो फिर तो वो रिसर्च की डेफिनेशन में ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो रिसर्च की डेफिनेशन के अंदर होने की शर्त यही है किसी भी फिनोमिना में, किसी भी टाइप ऑफ रिसर्च के लिए, वो रिसर्च है कि वो उसके लिए वो उस डेफिनेशन के अंदर लाई करे। वो डेफिनेशन क्या है कि इट्स अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक वे टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है। वो प्रॉब्लम जो है, वो कभी कभार आपको क्लाइंट इनवाइट करता है कि जी मेरे लिए ये प्रॉब्लम आप ढूंढ, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। इफ समबॉडी इनवाइट्स यू, ठीक है, तो वो आपकी अप्लाइड रिसर्च होगी टू द टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल, आपके इदारे की सेल नीचे होती जा रही है, आपके इदारे की टर्नओवर इंटेंशन कम होती जा रही है, आपके पेशेंट्स का जो है ना रिविजिट इंटेंशन कम है, आपके प्रोजेक्ट के फेलियर्स के रेट ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको आपको इनवाइट किया जाता है, समबॉडी हैज इनवाइटेड, ठीक है, you to identify solution to the current or prevailing problem. For example, the drop in your sale, ठीक है। if J dot is asking कि आप हमारे लिए ये पता करें कि किन फैक्टर्स की वजह से हमारी सेल कम हो रही है, या हम कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, इसकी कैसे कहां कहां हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उन चीजों के लिए, ठीक है, उन चीजों के लिए जब आप कोई इनवाइट करता है समबॉडी, तो उसको कहते हैं आप अप्लाइड रिसर्च। Whereas basic research is a pure research, उसको आप फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बॉडी ऑफ नॉलेज को इनहांस करना होता है। जिस अक्सर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इन्वॉल्व होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको कोई आइडेंटिफाई नहीं करता, कोई उनको इनवाइट नहीं करता टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, बल्कि वो खुद से इनिशिएट करते हैं। वो लिटरेचर को देखते हुए, लिटरेचर के अंदर किसी गैप को देखते हैं कि यार ये गैप एग्जिस्ट करता है, अभी तक किसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को इस प्रॉब्लम को नहीं देखा। फॉर एग्जांपल, मैं लिटरेचर रिव्यू पढ़ता जा रहा था और मुझे पता चला कि मैं सेल परफॉर्मेंस को देखना चाहता हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। मैंने एनालाइज किया और मुझे पता चला
कि अभी तक तो बहुत ज्यादा एंटीसीडेंट्स तय हो गए हैं कि सेल्स परफॉर्मेंस इस तरह बढ़ सकती है, इस तरह बढ़ सकती है, इस तरह बढ़ सकती है, लेकिन किसी ने अभी तक कॉन्टेक्चुअल एंटीसीडेंट्स को नहीं देखा कि कॉन्टेक्स्ट किस तरह इंपैक्ट करता है, या अभी तक किसी ने बायर का बिहेवियर नहीं देखा कि बायर का बिहेवियर सेल परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकता है। अभी तक लोगों ने सेलमैन का बिहेवियर देखा है, अभी तक लोगों ने मैनेजर का बिहेवियर देखा, लेकिन बायर का बिहेवियर, बायर कितना रिस्पॉन्सिव है, बायर कितना ट्रस्ट करता है सेल्समैन के ऊपर, वो अभी तक किसी ने नहीं देखा। तो ये इस सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम को, जो उस गैप था रिसर्च के अंदर, उसको मैंने ढूंढते हुए नई बॉडी ऑफ नॉलेज में इन्हांस किया, तो बेसिक रिसर्च था। मुझे ना जायज ने इनवाइट किया, ना मुझे कोका कोला ने इनवाइट किया, ना मुझे किसी ने नहीं इनवाइट किया। मैं खुद से बॉडी ऑफ नॉलेज को इन्हांस करने जा रहा हूं। मैं फंडामेंटल रिसर्च कर रहा हूं जस्ट टू इन्हांस बॉडी ऑफ नॉलेज। मेरी इस बेसिक रिसर्च की बेस के ऊपर, ठीक है, जो मैंने आज करके मतलब दुनिया के लिए पब्लिक कर दिया है, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, मैंने पब्लिक कर दिया है, तो कल उसको, उसकी बेस के ऊपर कोई बंदा अपने जो करंट प्रॉब्लम है उसके लिए उसको अप्लाइड के तौर पे यूज करके अपने लिए सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, बेसिक रिसर्च बाद में आप उसको अप्लाइड के तौर पे समझ के उसके लिए चीजों को, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर फिर भी आई एम कमिंग बैक, विसाम जुनैद, आई एम कमिंग बैक। मतलब अगर फिर भी, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया कि जी सेल्स परफॉर्मेंस, अगर आप एक सर्टेन वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल आप लीडर की ह्यूमिलिटी को ले लें, ठीक है, लीडर की हम्बलनेस को ले लें, कि जितना लीडर हम्बल होगा उतना ही सेलमैन की परफॉर्मेंस इनहांस होगी। अगर कल किसी इदारे के अंदर सेलमैन की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, तो मेरी उस रिसर्च की फाइंडिंग को यूज करता हुआ अपनी सेलमैन की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर करंट लिटरेचर उसके ऊपर कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा और वो प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है, और कोई लिटरेचर एग्जिस्टिंग, कोई फिनोमिना एग्जिस्टिंग, कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है उस प्रॉब्लम के लिए, और मुझे कोई इनवाइट करता है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि मेरे सेल्समैन की परफॉर्मेंस क्यों नीचे और कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो मैं वो अप्लाइड रिसर्च कहलाएगी। आसान अल्फाज में, व्हेन देयर इज अ क्लाइंट बिहाइंड अ रिसर्च, तो उसको अप्लाइड कहते हैं। व्हेन देयर इज नो क्लाइंट बिहाइंड द रिसर्च एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस द बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट इज बेसिक रिसर्च। गॉट इट? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Totally clear, sir. जी सॉरी, क्या कह रहे हैं जी? अभी किसी डॉक्टर साहब ने हैंड रेज किया था। जी सर, बस मैंने यही कहना था, जो आपने अभी बिल्कुल बोली थी चीज, वो ये थी कि एक में क्लाइंट है और एक में क्लाइंट नहीं है। जी ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं कि मतलब हॉस्पिटल सेक्टर की एग्जांपल लेता हूँ कि मैं वैसे ही देखना चाहता हूँ, बीइंग अ रिसर्चर, आप स्टूडेंट हैं, आप देखना चाहते हैं कि जी हमारे मतलब हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के रिविजिट इंटेंशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, आप खुद कर रहे हैं, ठीक है, वो आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज को इनहांस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका इदारे का जो है एमओ, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर, आपको ये कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ जो पेशेंट है वो दोबारा विजिट नहीं करता, एक दफा तो आता है लेकिन दोबारा विजिट नहीं करता, आप ये सोल्यूशन ढूंढे। तरीके दोनों हैं, तरीका दोनों एक ही है, काम दोनों में एक ही करना है, लेकिन एक में किसी ने आपको इनवाइट किया और एक में सिर्फ आप बॉडी ऑफ नॉलेज को इनहांस करते हैं कि मतलब आने वाले मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको ये सोल्यूशन है, ठीक है, या इस तरह इस फिनोमिना को बढ़ाया जा सकता है। ठीक हो गया जी? जी सर। गॉट इट? अब अगली टाइप ऑफ रिसर्च जो है जिसको हमने लिखा है वो क्या है, कोई पढ़ सकता है मेरे साथ? इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे? Quantitative. जी, quantitative. कोई anybody can tell me what is quantitative? मुनव्वर खान जी, मुनव्वर भाई। ये सारी टाइप्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन सी रिसर्च करने जा रहे हैं इनमें से। जी मुनव्वर भाई। सर क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड। आप बता सकते हैं कि क्वांटिटेटिव क्या होगा? नाम से जाहिर है कि रिसर्च होगी। अगर नहीं आता कोई इशू नहीं है, मतलब नथिंग टू बी वरीड, हमें सीखने के लिए, मुझे भी बहुत सी चीजें यहाँ पे नहीं आती। हेलो सर वो एग्जैक्ट नहीं पता।
हाँ हाँ, सर जो आपको अंदाजा है आप बता दीजिए, क्वांटिटेटिव से सर क्या जो जाएगा? एनालाइज, जो डेटा सर, मतलब आप डेटा को एनालाइज डेटा की करके और बेस पे, उससे अगर कुछ। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, डेटा होना सर ऐसे ही। देखते हैं कि डाटा किस टाइप का है, मतलब क्वांटिटी न्यूमेरिकल सर डेटा। न्यूमेरिकल डाटा। जी, जबरदस्त, वेरी गुड। ठीक है जी, क्वांटिटेटिव देखें, आपने अप्लाइड और बेसिक के बाद आपने जो 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 मुख्तलिफ रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं वो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड रिसर्च होती है। ठीक है, या आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं या क्वालिटेटिव है। हेलो या जी 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 सर, quantitative mean numerical numbers. Muslim Hamdard, These things I requested you is guys called quantitative. Muslim Hamdard, Yes, yes. I requested in the beginning of the class that please Same rule. ensure to raise your hand. I'll ask you, I will invite you to speak. Then you are allowed to speak. That will create a mess if anybody just unmute and start speaking. That is very difficult. That will become a mess for me actually. So if you want to speak, I know that ensuring participation of 70 students is a difficult thing. So, but we have to manage. And trust me, if you raise your hand, I will invite from you guys. I will invite anybody from the list that is there, from the 70 participants that are already available. I have no other person sitting in my room, and I will ask him or her to speak. So don't worry. आप बात कीजिए, आप हैंड रेज कीजिए, मैं आप में से ही किसी को इनवाइट करूंगा, मैं बाहर से किसी को नहीं लेके आऊंगा, आपके ही साथी होंगे जो जवाब देंगे। ठीक है, तो लेकिन हैंड रेज कर लीजिए, दैट इज अ बेटर ऑप्शन कि आप हैंड रेज कीजिए जी। बट मुस्लिम हमदर्द, यू आर इनवाइटेड टू स्पीक प्लीज। मुस्लिम Sir, we can say quantitative data is the data such as symbols, letters, no letters, symbols, numbers. We can say these things. This is called quantitative data. Yes, very good, wonderful. Thank you जी। हैंड डाउन जी कर सर। जी। क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसको हम कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च वो होती है जहां पे आपके पास नंबर्स इन्वॉल्व हो, डेटा हर जगह होता है। ठीक है, डेटा क्वालिटेटिव में भी होगा, क्वांटिटेटिव में भी होगा। विदाउट डेटा तो वो डेटा ही नहीं होगा ना, मतलब फिर तो वो रिसर्च ही नहीं हो पाएगी। क्वांटिटेटिव वो होता है कि जहां पे आपका डेटा इन नंबर्स में इन्वॉल्व हो, 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3। ठीक है, जहां पे डेटा नंबर्स में होगा उसको कहेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर भी दो मजीद टाइप होती हैं। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि क्वांटिटेटिव डेटा भी दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी डेटा वो होता है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए पहली दफा डेटा को गैदर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं ये देखना चाहता हूं कि लीडर की जो हम्बलनेस है उसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे क्या आएगा, तो मैं आई एम द फर्स्ट वन जो उस डेटा को गैदर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, जबकि इसके बरक्स अगर मैंने मतलब जो फाइनेंशियल बुक्स हैं वहां पे मैंने डेटा ढूंढा कि जी इस इदारे में सेल्समैन इतने हैं, ठीक है, और इस इदारे की सेल्स इतनी है, तो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल था, किसी और मकसद के लिए उन्हें कलेक्ट किया, लेकिन मैं ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, तो दैट इज अ सेकेंडरी डेटा। क्वांटिटेटिव से मुराद यह है कि जिस रिसर्च में रिसर्च इन विच नंबर्स आर इन्वॉल्व। नंबर्स भी दो तरीके से हासिल की जा सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू मेथड्स टू गैदर द डेटा। द फर्स्ट इज प्राइमरी मेथड, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी मींस you are the first, you are the only one, and you are the first person who is collecting the data for your purpose, for your research. Whereas in the secondary method, data is already there, data is already available in the books or with some। चलें जी, हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर। मैंने आपको बताया जी क्वांटिटेटिव रिसर्च वो होती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव। जी आरिफ भाई। सर रिसर्च मेथोडोलॉजी का मैंने ग्रुप बना लिया, मैं लिंक इधर। वंडरफुल, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह आपको
जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, ठीक है। ओके ओके, सो नाइस। जी, हम बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर बात कर रहे थे कि क्वांटिटेटिव वो होती है जहां से, जैसा आप लोगों ने भी बताया कि वो रिसर्च वो होती है कि जहां पे डेटा आपके पास होता है, डेटा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक फॉर्म, ठीक है। क्वालिटेटिव में भी डेटा अवेलेबल होता है, मिक्स मेथड में भी डेटा अवेलेबल होता है, लेकिन जहां पे न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा आपके पास होता है उसको आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी जो डेटा है वो दो टाइप से आता है। एक होता है जहां पे सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। सेकेंडरी में इस पे ऐड कर लूंगा सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा वो होता है कि जो डेटा ऑलरेडी किसी ना किसी फॉर्म में किसी और ने कलेक्ट किया होता है और आप उसको यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ये देखना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स एम्प्लॉय के नंबर कितना है और उसकी सेल परफॉर्मेंस कितनी है, तो आप उसके सेकेंडरी डेटा को यूज करके यह फैसला कर सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की मतलब नंबर ऑफ डॉक्टर्स को देखते हुए पेशेंट का इनफ्लो चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल होता है और किसी और मकसद के लिए होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप पर्टिकुलरली अपने इस खास मकसद, खास रिसर्च के लिए फर्स्ट टाइम उस डेटा को गैदर करते हैं, प्राइमरी सोर्स आप होते हैं डेटा गैदरिंग का, तो उसको कहते हैं आप प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो डेटा भी दो तरीके का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी में ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, आप बस उसको एक्सेस करके अपनी रिसर्च करते हैं। वेयर एज इन द प्राइमरी डेटा यू आर द ओनली पर्सन या यू आर द फर्स्ट वन हु इज गैदरिंग द डेटा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं जी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा अवेलेबल है, ठीक है, डेटा होता है, आप डेटा वहां पे भी लेके आते हैं, लेकिन वो डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होता। वो डेटा वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, अल्फाबेट्स की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वो डेटा सेंटेंसेस के फॉर्म में हो सकता है, वो डेटा उसका क्या नाम है, किसी पैराग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहता हूं कि एक डेटा ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि पेशेंट का मतलब सर्विस क्वालिटी का इम्पैक्ट पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के ऊपर, तो मैं अगर नंबर्स में पेशेंट सेटिस्फेक्शन का स्केल भी कस्टमर को दे दूं, पेशेंट्स को दे दूं कि हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद द हॉस्पिटल, 1 से 5 तक रेट करें। 1 से मुराद यह है कि हाईली सेटिस्फाइड, 5 से मुराद है हाईली डिससेटिस्फाइड। और पीछे में एक और सवाल भी देता हूं कि योर परसेप्शन अबाउट सर्विस क्वालिटी, वेरी गुड से लेके एक्सीलेंट, 1 2 3 4 5 में इसमें नंबर्स शामिल कर देता हूं कि 1 का मतलब है वेरी गुड, 5 का मतलब है एक्सीलेंट, या वेरी पुअर और 5 का मतलब है एक्सीलेंट। तो अब वो जो है उन जो ये डेटा मैंने लिया है, ठीक है, ये 1 से 5 न्यूमेरिक में आ रहा है। जबकि अगर मैं उससे पूछता हूं कि मतलब आर यू सेटिस्फाइड विद द सर्विस क्वालिटी, और मैं नीचे एक पैराग्राफ छोड़ देता हूं और उसमें अपना जवाब दे देता है, फिर मैं सवाल पूछता हूं कि विल यू रिविजिट द हॉस्पिटल, उस पे वो अपना जवाब दे देता है, वो वर्ड्स की फॉर्म में जवाब देता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्स मेथड डेटा में। मिक्स मेथड डेटा जाहिर से नाम से मिक्स, जिस तरह नाम से इजहार है इसका, ठीक है, कि यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ डेटा यूज होता है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, जो मॉडर्न वे ऑफ रिसर्च है जिसमें आजकल के लोग रिसर्च इस तरह बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा कि मतलब पेशेंट का सर्विस क्वालिटी का इम्पैक्ट पेशेंट की रिविजिट इंटेंशंस पे देखा, न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा गैदर किया, फिर मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्यों आप दोबारा रिविजिट करना चाहते हैं, क्या क्या वजूहात है आप रिविजिट करना चाहते हैं, वो उसके ऊपर वो अपनी चीजें मतलब देते हैं, क्यों का जवाब जो देते हैं और एक पैराग्राफ की फॉर्म में। तो दोनों फॉर्म ऑफ डेटा मैंने जब एक ही जगह गैदर करूंगा तो उसको कहते हैं मिक्स्ड मेथड डेटा। क्वांटिटेटिव में नंबर्स होते हैं, क्वालिटेटिव में वर्ड्स की फॉर्म में, अल्फाबेट की फॉर्म में, सेंटेंसेस की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में। मिक्स मेथड में दोनों मेथड्स को यूज किया जाता है, ठीक है। अगली जो रिसर्च टाइप है दैट इज empirical and non-empirical, ठीक है। Anybody would like to add कि empirical research क्या होती है? Any rough opinion or any educated guess? मतलब गूगल से देख के ना बताइए, बस अगर पता है तो बता दें जो आप समझते हैं कि ये होगा। Anyone? Sir, you're asking about quantitative and qualitative. I'm asking about empirical and non-empirical. सर फॉर्मूला फॉर्म। फॉर्मूला फॉर्म, ठीक हो गया। रिसर्च सारी सिस्टमैटिक है और इसमें फार्मूला ही है, बगैर फार्मूले के तो होती नहीं है। जी महविश।
सर एम्पेरिकल में बेसिकली एविडेंस बेस्ड डाटा को हम लोग यूज करते हैं एंड नॉन एम्पेरिकल में भी यूज स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डेटा, गुड, वेरी गुड। मतलब आप कहना चाह रही हैं एम्पेरिकल में हम थ्योरी यूज करते हैं और नॉन एम्पेरिकल में हम सिर्फ डेटा यूज करते हैं, ऐसे ही? सर नॉन एम्पेरिकल में भी यूज स्टैटिस्टिकल डाटा। नॉन एम्पेरिकल में आप कहती हैं थ्योरेटिकल, मतलब थ्योरी यूज Yes, करते हैं। yes, ठीक है, yes. वेरी गुड जी। वसला अली, अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस करूं तो काइंडली। सर वासला अली। हाँ, वासला अली। वासला अली जी। सर एम्पेरिकल डेटा इज बेस्ड ऑन सर एक्सपीरियंस के बेस पे हम करते हैं। एक एक्सपीरियंस की बेस पे करते हैं, अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, एनीवन एल्स कोई जो इनके अलावा बताना चाह रहा हो? एम्पेरिकल में हम ऑब्जर्वेशन की बेस पे कलेक्ट करते हैं। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन की एक्सपीरियंस की बेस। यस मुस्लिम हमदर्द। Sir, same like observation, experience, ओके, these things. वेरी गुड। चैलेंज एम्पेरिकल डेटा, जो एम्पेरिकल रिसर्च होती है उसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हुआ करते हैं। थ्योरी मतलब लिटरेचर प्लस डेटा होता है, ठीक है? थ्योरी प्लस डेटा आप यूज करते हुए जो रिसर्च करते हैं, थ्योरी प्लस डेटा, मतलब ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग लिटरेचर को भी यूज करते हुए उसको भी थ्योरी कह सकते हैं। थ्योरी प्लस डेटा जो रिसर्च होती है उसको इंपेरिकल कहते हैं। जबकि नॉन इंपेरिकल डेटा में सिर्फ थ्योरी होती है, ठीक है, सिर्फ कमेंट्री हुआ करती है, डेटा नहीं होता, उसको नॉन इंपेरिकल स्टडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूं जी कि मतलब कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है, आप इस तरह कीजिए कि आप उस सारी रिसर्च को गैदर करें और फ्यूचर डायरेक्शन दे दें, ठीक है? आप किसी डेटा को ना यूज करें, बस आप रिसर्च को गैदर करें, उसकी समरी बनाएं और उसके बाद उसको डेटा दे दें, ठीक है? तो वो होगा नॉन इंपेरिकल डेटा, जिसमें डेटा, नॉन इंपेरिकल रिसर्च जहां पे डेटा इन्वॉल्व नहीं है। जबकि इंपेरिकल क्या होगा कि आप उसमें थ्योरी भी लेते हैं, पुरानी स्टडीज के बेस पे बात करते हुए अपनी उस हिसाब से नया डेटा गैदर करते हैं उस स्टडी को टेस्ट करने के लिए, और फिर उस डेटा की बेस पे आप फैसला करते हैं कि जो मैंने हाइपोथेसाइज किया था, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, क्या वो इस मेरी स्टडी में, मेरी कॉन्टेक्स्ट में भी उसको मतलब अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? तो अगर वो हो रहा है तो फिर आप अपनी फाइंडिंग्स दे देते हैं, अगर वो नहीं हो रहा तो आप उसके रीजंस देते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूं कि कस्टमर मतलब परसीव सर्विस क्वालिटी का इम्पैक्ट सेटिस्फेक्शन पे क्या होगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, पुरानी लिटरेचर को पढ़ते हुए, थ्योरी को यूज करते हुए एक अपना हाइपोथेसिस बिल्ड किया, और उसके बाद मैंने पेशेंट से, एक्चुअल पेशेंट से डेटा लिया, और फिर उसके बाद मैंने अपनी फाइंडिंग दी। और अगर मैं इसके बरअक्स सिर्फ पुराना लिटरेचर पढ़ते हुए ये बताता हूँ कि कस्टमर कब कब लॉयल होता है, या कस्टमर कब कब सेटिस्फाई होता है, या पेशेंट कब कब सेटिस्फाई होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क है उसको मैंने समराइज फॉर्म में दोबारा आने वाले रिसर्चर के लिए आसानी की, के बजाय वो इधर उधर पेपर ढूंढते फिरे, एक ही फॉर्म में मतलब ऑल पिज्जा अंडर वन, मतलब रूफ वाली बात है कि मैं एक ही जगह पे उसको दे रहा हूँ, ठीक है? इसको आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हैं, ठीक है? कि जहां पे आप तमाम स्टडीज का मतलब जिसे कहते हैं क्रक्स या समरी एक जगह पे प्रेजेंट करते हैं, वहां पे डेटा इन्वॉल्व नहीं होता। जिस रिसर्च में थ्योरी प्लस डेटा इन्वॉल्व होगा उसको इंपेरिकल कहेंगे, जिस रिसर्च में खाली थ्योरी इन्वॉल्व होगी या खाली कमेंट्री इन्वॉल्व होगी उसको नॉन इंपेरिकल कहेंगे। गॉट इट? डेटा नहीं है उसमें। यस वंडरफुल। Yes, sir. अब हम लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर जो बात करेंगे वो क्या है? एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मजीद दो ग्रुप्स रिसर्च टाइप्स हैं, कॉजल और ग्रुप डिफरेंस। इसको लोग कभी कभार मतलब मुख्तलिफ नामों से पढ़ते हैं, लेकिन इसको असल नाम कॉजल रिसर्च है, कॉजल, ठीक है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है कि किसी भी फिनोमिना के ऊपर जो इनिशियल अटेम्प्ट्स ऑफ रिसर्च है, जो शुरू की अटेम्प्ट्स ऑफ रिसर्च हैं, उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है कोविड-19 के ऊपर, ठीक है? तो अगर कोविड-19 के ऊपर जो इनिशियल रिसर्च थी, इनिशियल फ्यू अटेम्प्ट्स जो उस फिनोमिना को एक्सप्लोर कर रही हैं, ठीक है, उस फिनोमिना को आइडेंटिफाई कर रही हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, द इनिशियल अटेम्प्ट्स अबाउट एनी फिनोमिना। फॉर एग्जांपल
ठीक है, मुख्तलिफ वायरसेस आते रहते हैं, ठीक है, आप उस वायरस के ऊपर यू आर अमंग द फ्यू, ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कोई नया लीडरशिप स्टाइल लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और या कोई नया लीडरशिप स्टाइल आ गया है और उसके ऊपर मेरा जो काम है वो इनिशियल अटेम्प्ट्स में मैंने उसके ऊपर काम किया है, ठीक है, तो उसको कहेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आप किसी फिनोमिना को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ ही जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जैसे नाम से जाहिर है कि आप डिस्क्राइब करते हैं फिनोमिनास को, चीजों को डिस्क्राइब मतलब उसको मतलब एक्सप्लेन करने की, मतलब उसके क्वांटिटेटिव फॉर्म में उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसकी बड़ी अगर जबरदस्त एग्जांपल आप मुझसे पूछना चाहें तो मर्दमशुमारी सेंसस, ठीक है, जहां पे आप पॉपुलेशन को मतलब डिस्क्राइब मतलब उसको मतलब उसके डिस्क्रिप्शंस कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में इतनी पॉपुलेशन है, इतना उनका मतलब पर कैपिटा इनकम है, इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, 52% ख्वातीन हैं, 48% मर्द हैं। वो मर्द जो हैं वो ये जॉब्स करते हैं, ख्वातीन ये जॉब करती हैं, इतने मैरिड हैं, इतने अनमैरिड हैं, इतने यंग बच्चे हैं, इतने जो डाइवोर्स लोग हैं, ठीक है, इतनी विडोज हैं, ठीक है। ये जो भी आप किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं, डेमोग्राफिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, या आप आसान अल्फाज में मार्केटिंग वाले अक्सर लोग, अगर आप में से कोई मार्केटिंग जानते हैं, ठीक है, मार्केटिंग पढ़े में, तो वो सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं चीजों के ऊपर कि आप सेगमेंट करते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन क्या है? डिवाइडिंग लार्ज होमोजीनियस पॉपुलेशन इनटू सब पार्ट्स, ठीक है। तो वो आप लार्ज होमोजीनियस पॉपुलेशन को जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक, एथनोग्राफिक, ठीक है, जियोग्राफिक, एज, जेंडर, मतलब जो भी मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के साथ आप उसको डिस्क्राइब करें तो उसको आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब सेंसोडाइन टूथपेस्ट है, ठीक है, और गोलगेट भी टूथपेस्ट है। अब सेंसोडाइन हायर अप्स के लिए है, ठीक है, एलीट लोग उसको शायद यूज करते हों, ठीक है, और उसी तरह आपका जो गोलगेट है वो मेरी तरह के आम लोग यूज करते होंगे, ठीक है। तो अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब मुख्तलिफ एंड्स के लिए, मुख्तलिफ सोशल क्लासेस के लिए अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रही होती है कि आपको ये पता चले कि आप किस पॉपुलेशन, किस सेगमेंट के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर जे डॉट मतलब ख्वातीन के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है तो जे डॉट क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेगा या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेगा? जी डिस्क्रिप्टिव सर, डिस्क्रिप्टिव करेंगे। डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि अब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जब आप किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मर्दमशुमारी एक एग्जांपल है, उसको आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लास्ट एन इंपॉर्टेंट रिसर्च टाइप दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये होती है कि जब आप पुराने लिटरेचर को पढ़ते हुए, ठीक है, ऑलरेडी लिटरेचर को अवेलेबल को होते हुए आप कुछ मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी कोई नई प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, आप नए हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस आगे चल के हम इसको बड़े डिटेलली पढ़ेंगे, ये टेस्टेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो आप जब किसी चीज को मतलब एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ते हुए प्रेपोजिशंस बनाते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। कि मतलब मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर पढ़ा, उसमें पता चला कि जी जो पैटर्निस्टिक लीडर है वो बड़ा जबरदस्त आदमी होता है, वो लोगों को बड़ा हेल्प आउट करता है, लोगों की केयर करता है, लोगों का ख्याल रखता है। तो मैं ये समझता हूँ, मतलब मैंने ये देखते हुए इस एरिया को पढ़ते हुए साथ मैंने देखा कि जी लोगों के इदारे में टर्नओवर इंटेंशन, अब्यूजिव लीडरशिप जब होता है तो लोग इदारा छोड़ जाते हैं, परफॉर्मेंस उनकी कम होती है। तो मैंने यहाँ से एनालाइज किया कि अगर इदारे में पैटर्निस्टिक लीडर होगा तो लोगों की टर्नओवर इंटेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैंने अभी हाइपोथेसाइज बनाया, ये मैंने पुराने लिटरेचर को पढ़ते हुए आई जस्ट कम टू द कंक्लूजन कि मैं इस तरह की प्रेपोजिशन बनाऊंगा। प्रेपोजिशन क्या होती है? टेस्टेबल स्टेटमेंट, कि जिसको अभी टेस्ट होना होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने डेटा गैदर किया और डेटा गैदर के बाद मैंने एनालाइज किया और मुझे पता चला कि हाँ, पैटर्निस्टिक लीडरशिप जितनी भी इदारे के अंदर हाई होगी या जितना भी लीडर है पैटर्निस्टिक बिहेवियर शो करेगा, उतने इदारे में टर्नओवर इंटेंशंस लोगों की कम होने लग जाएगी। तो दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और ये कॉजल रिसर्च भी कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट से होती है कि आप समझते हैं कि ये कॉज है, ये इसका इफेक्ट आएगा। तो कॉजल रिसर्च है मतलब इस तरह की रिसर्च होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में।
जिसमें कॉज एंड इफेक्ट को मेजर किया जाता है। इसी के हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ग्रुप डिफरेंस होता है, ठीक है, कि आप दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि जी जैसे मैं इस क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं, तो दो ग्रुप्स कौन से डिवाइड हो सकते हैं कि मैं कहता हूं जी जो मेल स्टूडेंट हैं वो ज्यादा अटेंटिव हैं बनिस्बत फीमेल स्टूडेंट्स के, और मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूं, ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस हो रहा है। फिर मैं समझता हूँ कि जो जो नॉन एम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, या जो अभी सिर्फ फुल टाइम स्टूडेंट हैं, वो ज्यादा एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करने बजाय इसके कि जो नॉन एक्टिव स्टूडेंट जो मतलब एम्प्लॉयड है, जो वर्किंग क्लास है, ठीक है। अब ये दो मुख्तलिफ ग्रुप्स को मैंने उनको उसकी बेस पे उनको टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी कॉज एंड इफेक्ट वाली रिसर्च है, ठीक है। तो बात ये तय हुई कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो होती है कि जो इनिशियल अटेम्प्ट्स होती हैं किसी भी फिनोमिना में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो होती है कि जो आप पहली दफा मतलब किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, जैसे मर्दमशुमारी हो गई, जैसे किसी भी पॉपुलेशन को, सैंपल को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं हमारी स्टडी में इतने मर्द थे, इतनी ख्वातीन थी, इतना उनकी क्वालिफिकेशन थी, इतनी मतलब ये डिग्रीज उनके पास थी। जब किसी फिनोमिना को आप डिटेलली डिस्क्राइब करते हैं उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और जब आप कॉज एंड इफेक्ट मतलब किसी फिनोमिना को टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस के थ्रू, के प्रिडिक्शंस को या प्रेपोजिशन को टेस्ट करते हैं, लिटरेचर की बिना पर आप प्रेपोजिशन बनाते हैं, उस प्रेपोजिशन की बिना पर आप उसको टेस्ट करते हैं डेटा लेके, उसको आप कहेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इज इट क्लियर सो फार? यस सर। चलिए वंडरफुल। Sir. जी आशा कोई? सर ये फिर क्वांटिटेटिव की जो फॉर्म, प्राइमरी क्वांटिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव में, इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या होगा? इनको प्लीज डिस्क्राइब कर सॉरी दें दोबारा बताइए, क्वांटिटेटिव में और किस में? सर। ये जो क्वांटिटेटिव, प्राइमरी देखिए क्वांटिटेटिव जो है और वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। देखिए ये कहीं नहीं मैंने बताया कि ये जो रिसर्च है जो बेसिक है वो क्वांटिटेटिव से अलग हो जाएगी। मतलब अगर आप बेसिक करेंगे तो आप क्वांटिटेटिव नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव करेंगे तो आप इंपेरिकल नहीं कर सकते, इंपेरिकल करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव नहीं होगी। ये सारे एक रिसर्च के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज होती है, ठीक है। तो ये सारे कहीं ना कहीं मतलब इंटर रिलेटेड भी हैं, ओवरलैप भी करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब इंपेरिकल में भी, क्वांटिटेटिव में भी आप डिस्क्रिप्टिव काम करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जब आप कर रहे होते हैं तो आप वो डेटा के न्यूमेरिक की फॉर्म में चीजें कर रहे होते हैं, तो क्वांटिटेटिव भी शामिल हो जाता है उसमें। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जब क्वांटिटेटिव करेंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव नहीं कर सकते, या अगर आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं तो आप बेसिक नहीं कर सकते। ये मतलब सब टाइप्स ऑफ अप्लाइड एंड बेसिक की सब टाइप क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मिक्स्ड, उसकी सब टाइप इंपेरिकल नॉन इंपेरिकल, उसकी सब टाइप एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चले अज़का। सर आपने जो एग्जांपल दी है कि मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसकी रिसर्च कौन सी होगी? अगर कोई प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च्ड है तो वो एक्सप्लोरेटरी में नहीं आ सकता? नहीं, मैं Descriptive में प्रोडक्ट आएगा? के ऊपर बात नहीं कर रहा था। अब आप उसको मतलब गलत तस्वीर करेगी। मैं प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बात कर रहा कि आप प्रोडक्ट के ऊपर R&D कर रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप पॉपुलेशन को देखा आपने, और पॉपुलेशन को देखा कि हमने किस एंड के लिए प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्टिव, आप पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना कि अच्छा जी मतलब जैसा फॉर एग्जांपल आप प्रॉक्टर एंड गैमल को जानते हैं। प्रॉक्टर एंड गैमल ने 2008-9 में एक नई रिसर्च कंडक्ट की, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जी हमारी मतलब पॉपुलेशन में मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है, तो मिडिल क्लास के लिए थोड़े लोअर एंड प्रोडक्ट लेके आने चाहिए। तो पहले उन्होंने पॉपुलेशन को डिस्क्राइब किया ना कि ये पॉपुलेशन है, उस हिसाब से आपने लोअर एंड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ओके सर, ठीक है, मतलब जैसे आप कोविड-19 के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कोविड-19 के ऊपर अब जो आप रिसर्च करेंगे वो एक्सप्लोरेटरी नहीं होगी, क्योंकि वो फिनोमिना ऑलरेडी इतना स्टडी हो चुका है। जो शुरू इनिशियल अटेम्प्ट्स थी वो पहली दफा थी। अगर मैं कोई एक नया लीडरशिप स्टाइल के ऊपर बात कर रहा हूँ, या अगर मैं किसी एक नई बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो एक्सप्लोरेटरी। मैं किसी नई मेडिसिन के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी। जो इनिशियल अटेम्प्ट्स होंगी, जो फिनोमिना के जिसके कहते हैं ना ये मतलब वो जो फादर जो होते हैं उस एरिया के ऊपर, ठीक है, वो आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी। मतलब आज अगर मैं मोटिवेशन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ तो क्या वो एक्सप्लोरेटरी होगी? वो तो ऑलरेडी इतनी दफा हो चुकी है। हाँ, जब वो मैस्लो ने की थी, ठीक है, सेगमेंट फ्रॉड ने की थी, वो आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती उस दौर की।
ओके समझ आ रही है ना मतलब आप लोगों को? यस मुश्किल सर, तो नहीं लग थैंक रहा? यू, आई गॉट यस सर। चलो, अब सवाल ये है कि हम कौन सी रिसर्च करें और हम वो क्यों करें। मतलब मैं आपको कहता हूँ जी आप अप्लाइड करें तो अप्लाइड क्यों करें, बेसिक क्यों ना करें, ठीक है। बेसिक करें तो अप्लाइड क्यों ना करें, ठीक है। क्वांटिटेटिव करें तो क्वालिटेटिव क्यों ना करें, इंपेरिकल करें तो नॉन इंपेरिकल क्यों ना करें। इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे अभी। आपकी राय लेना चाहता हूँ। मुनव्वर, आपका कोई सवाल? जी मुनव्वर भाई। सर एक दफा एम्पेरिकल और सर एम्पेरिकल एंड नॉन एम्पेरिकल को एक दफा काइंडली वो कर दें दोबारा। जी बिल्कुल जबरदस्त, मैं बताता हूँ। एम्पेरिकल रिसर्च वो होती है जिसमें थ्योरी प्लस डेटा होगा, जिसमें लिटरेचर प्लस डेटा होगा, ठीक है। जबकि नॉन एम्पेरिकल में सिर्फ थ्योरी होती है, सिर्फ लिटरेचर होता है, सिर्फ कमेंट्री होती है, डेटा नहीं होता उसमें, वो नॉन एम्पेरिकल होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू सर, मतलब थैंक जैसे सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, जब आप अब मैं पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो थोड़े से सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू भी आपको दिखाऊंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं। जी हफीजुल्लाह खान। सर अब आपने अभी बात की है सिस्टमेटिक रिव्यू की सर, इसी के साथ हम एक नाम सुनते हैं मेटा एनालिसिस। जी जी, ये वो भी इसी तरह ये ही। किस चीज में आता है सर? ये भी किस चीज में आता है सिस्टमैटिक सर मेटा लिटरेचर एनालिसिस? रिव्यू ही होता है, ये नॉन इंपेरिकल में मेटा एनालिसिस करता ये है। नॉन इंपेरिकल में, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। सर एक बार हाइपोथेसिस को कर दें रिपीट। हाइपोथेसिस जिस तरह हाइपोथेसिस कहते हैं प्रेपोजिशंस को, हाइपोथेसिस कहते हैं जो टेस्टेबल स्टेटमेंट होती हैं। हम इसको बड़ा डिटेलली अगली आने वाली क्लास में देखेंगे जब हम अपने पेपर का चैप्टर 2 लिख रहे होंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन आसान अल्फाज में कि आप पास्ट स्टडीज को देखते हुए, अपने प्रॉब्लम के बाद आप उस पास्ट स्टडीज को देखते हुए आप ये समझते हैं कि जी हम ये दो चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये एक ए जो है उसके बढ़ने से बी कम होगी या बी ज्यादा हो जाएगी। अब ये आपने प्रेपोजिशन बनाई है, ये अभी आपकी टेस्टेबल स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस। अब ए के बढ़ने से वाकई बी कम हो जाएगा या ए के कम होने से बी बढ़ जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? जब आप ए और बी फिनोमिना के ऊपर डेटा गैदर करेंगे। थोड़ा सा जी ठीक है सर। हम सॉरी क्या बात कर रहे थे, क्या सवाल था? सर हाइपोथेसिस के बारे में जी, टेस्टेबल अब हम स्टेटमेंट ये और बात कर रहे थे प्रोपोजिशन कि बता जी रहे थे। हमने पुराना लिटरेचर पढ़ लिया, ठीक है। मतलब हमारे पास हम किसी एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को हमने ढूंढा, ठीक है। हम उस अपने वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ते रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट सेल परफॉर्मेंस है, ठीक है। और मैंने देखा कि जी सेल परफॉर्मेंस के ऊपर पास्ट लिटरेचर ये कहता है, ठीक है। और मैं करते करते ये कंक्लूड कर गया कि जी अभी तक किसी ने मतलब सेलमैन की जो पर्सनैलिटी है उसका इम्पैक्ट, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लिटरेचर में एग्जिस्ट करता है, आप कल यही ना बना के लें कि मैंने देखा कि जी उन्होंने कहा कि जी सेल्समैन की परफॉर्मेंस को लीडर इंपैक्ट करता है, पास्ट स्टडीज बता रही हैं, पास्ट स्टडीज ये सारा कुछ बता रही है। लेकिन आज तक पास्ट स्टडी ने ये नहीं बताया कि सेल्समैन की पर्सनैलिटी किस तरह उसको इंपैक्ट करेगी, कोई खास पर्सनैलिटी। एक्स्ट्रावर्ड्स जितना सेल पर्सन होगा उतनी। अब मैंने लिटरेचर दोनों स्ट्रीम का पढ़ा, ठीक है, कि एक्स्ट्रावर्ड बंदा वो होता है कि जो लोगों से बात करता है, हंसमुख है, टाइम लगा सकता है लोगों के साथ। तो मैंने ये कंक्लूड, इसकी बेस पे मैं क्या कंक्लूड करूंगा? मैं ये कंक्लूड करूंगा कि जितने लोग एक्स्ट्रावर्ट होंगे उतनी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अब ये हाइपोथेसिस है, इसको टेस्ट करना बाकी है। इसको टेस्ट करने के लिए मैंने डेटा गैदर किया और फिर मैंने कंक्लूड किया, हाँ जी एक्सट्रोवर्ट जितने लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होती है एज कंपेयर टू इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें मैंने कॉज एंड इफेक्ट देखा। कॉज क्या कर रही है? पर्सनैलिटी। इफेक्ट किस पे आ रहा है? सेल्समैन की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इसको ठीक है कॉजल। सर, थैंक यू सो मच। जी अलमास शफीक। सर प्लीज कॉजल इफेक्ट एक दफा बता देंगे, कॉजल रिसर्च। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया? सर नहीं समझ में आया। अच्छा, कोई और समझा देगा इनको? आपका क्या एरिया है? आप एचआर की हैं, किस एरिया का आपका है, मतलब डिसिप्लिन क्या है मैडम? मेरा सर न्यूट्रिशनिस्ट हूँ।
हाँ, न्यूट्रिशनिस्ट है, जबरदस्त हो गया। यहाँ से हम इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशनिस्ट के पास आजकल सबसे ज्यादा मतलब किस चीज की बीमारी, क्या सबसे ज्यादा मसाइल क्या आते हैं? सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो एनेमिक है, डायबिटीज है, काफी कुछ है। डायबिटीज, चलें हम डायबिटीज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने और आपने रिसर्च की पिछले के मतलब ये डायबिटीज क्यों लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, आए दिन लोगों के अंदर डायबिटीज बढ़ रही है, ठीक है। और हम पीछे लिटरेचर पढ़ते हुए आए जी। जी एमन, चले हम बात कर रहे थे डायबिटीज के ऊपर, ठीक है। कि मैंने और आपने देखा जी, पास्ट लिटरेचर पढ़ा आपने, मतलब सारा कुछ देखते हुए आपको पता चला कि जी डायबिटीज जो है ना, उसके ऊपर ये चीजें फिनोमिना हो गया है कि इंसान जितना वो मतलब शुगर वाली चीजें खाता है उसको डायबिटीज हो जाती है, जितना उसको ब्लड प्रेशर होता है उतनी उसकी डायबिटीज हो जाती है, जितना वो टेंशन लेता है उसको डायबिटीज हो जाती है, ठीक है, जितनी वो स्ट्रेस लेता है उतनी उसको डायबिटीज हो जाती है। अभी तक हमने ये नहीं देखा, और हमने साथ पढ़ते हुए हमें पता चला कि हमें अभी तक किसी ने ये नहीं देखा कि जितना इंसान का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा उतनी उसको डायबिटीज हो सकती है, कि मतलब वो उसको कोई पता ही नहीं है कब सोना है कभी उठना है, तो वो मतलब जब सोते उठते उसको कोई हालात वाकयात ही नहीं है उसके, ठीक है, कोई एक पैटर्न ही नहीं है, उसकी लाइफ ही सेट नहीं है, ना वो एक्सरसाइज कर पाता है, ना वो खाना सही तरह खाता है। तो जितना लाइफ पैटर्न उसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा उतनी उसको डायबिटीज बढ़ने के चांसेस होंगे। अब ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये अब इस स्टेटमेंट को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इस चीज में क्या किस चीज को इम्पैक्ट कर रहा है। आपका स्लीपिंग पैटर्न जितना डिस्टर्ब होगा उतनी डायबिटीज के चांसेस बढ़ रहे होंगे, जितना स्लीपिंग पैटर्न ठीक होगा उतने डायबिटीज के चांसेस कम हो रहे होंगे। तो कॉज क्या है? स्लीपिंग पैटर्न। इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है? डायबिटीज के ऊपर आ रही है। तो इसको, इस तरह की रिसर्च को जहां पे आप कॉज एंड इफेक्ट को टेस्ट करना चाह रहे होते हैं, इसको आप कहते हैं कॉजल रिसर्च। ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम जी। मुनव्वर खान, मुनव्वर भाई। सर मैं कर चुका था सर सवाल, सॉरी वो कोई बात हैंड वो नहीं किया। इसमें सॉरी की क्या जरूरत है जी। जी तहरीम। सर हमने बात की कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो है जो इनिशियली एक फिनोमेना पे की जाती है, और डिस्क्रिप्टिव वो है जो एक फिनोमेना को फर्दर डिस्क्राइब करती है। तो सर हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कोविड पे जब इनिशियल रिसर्चेस हो गई और अब जो रिसर्चेस हो रही हैं वो डिस्क्रिप्टिव है। अब अगर आप कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखना चाह रहे, आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं किसी फिनोमिना को, ठीक है, कि आप ये देखना चाहते हैं कि मतलब किस आबादी के साथ किन किन लोगों के ऊपर कोविड का इम्पैक्ट कितना कितना आ रहा होगा, उस चीज को आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव हो सकती है। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव की एक बेस्ट एग्जांपल आप ले तो मर्दमशुमारी वाली है, ठीक है, या आप मार्केटिंग वाले सेगमेंटेशंस कर रहे होते हैं चीजों को। अब इसकी एक एग्जांपल ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन किस किस इलाके में लगता है, ठीक है, उसके लिए रिसर्च जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। ऑलराइट, ठीक हो गया? सही है सर, ओके थैंक यू सर। जी आमिर बाबा। Sir, I didn't understand mixed method. Yeah, okay, got it. Have you understood quantitative or qualitative? Yes, sir. The combination of quantitative and qualitative is mixed method, in which Okay, there is you have data and you have in which you have data in numeric form as well as in words, paragraphs, sentences. The combination of both of the combination of quantitative and qualitative is known as mixed method. For example, if you want to measure the impact of service quality on revisit intention, and you gathered that numeric data, that is quantitative. But when you ask the patient why he or she want to revisit the hospital, and he wrote a complete letter or an essay on that, that is a qualitative data. When you combine both of them in one study, that is a mixed method. Okay, sir. Got it? Yep. Oh, perfect. Bushra Rashid. सर जो एक्सपेरिमेंटल होता है उसमें भी हम कॉज और इफेक्ट चेक करते हैं, तो एक कॉजल और वो एक ही चीज हुआ ना, मतलब
जी कहाँ एक्सपेरिमेंटल हमने कहाँ बात की? नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ, मतलब उसमें भी तो हम काज और इफेक्ट चेक करते हैं ना सर? अगर आप उसमें कॉज एंड इफेक्ट चेक करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल होगा। अगर आप जी उस सर। फिनोमिना को पहली दफा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो वो नहीं तो होगा। कॉजल में हम जस्ट कॉज को चेक करते हैं, मतलब कॉज हम इफेक्ट एंड इफेक्ट को चेक करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को, जी सर। उसको कहते हैं कॉजल, जहां पे आप कॉज एंड इफेक्ट को चेक कर रहे होते हैं। आप सर्विस को, आपकी क्या एरिया है, आपका एचआर मार्केटिंग क्या है, हेल्थ केयर है, क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है मैडम? मैम आपने सवाल पूछा था, क्या नाम था? ये जिन्हें सवाल पूछा इनका क्या नाम था अभी? बुशरा रशीद। जी बुशरा। आप रशीद सर। बुशरा मैडम, आपका एरिया क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, हेल्थ केयर क्या है? आप एरिया ही नहीं बताना चाह रही हैं हमें? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी सर। चल हम भी अगर देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट जितनी प्लानिंग बेहतर होगी, ठीक है, उतना प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जितनी प्लानिंग बेहतर होगी उतनी प्रोजेक्ट के अंदर अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। तो अब प्लानिंग क्या है, कॉज, अनसर्टेनिटी क्या है, इफेक्ट। तो हम अगर इन दो फिनोमिना को देखना चाह रहे हैं कि जितनी प्लानिंग बेहतर होगी उतनी अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट के अंदर कम हो जाएगी, इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च। गॉट इट? ओके सर। अच्छा, अब बड़ी देर से जवाब दे रही हैं आप, सर वो आप नेट इंतजार करना पड़ता है आपका बहुत देर तक। सर नेट स्लो इज ऑन फॉर दिस। चल कोई बात। ये भी कमाल फिनोमिना, इसको अंडरस्टैंड करें कि मतलब हम सारी रिसर्च जो अभी तक जो मेरे पेपर हैं वहां पे हम लिखते ही यही यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वेब 2.0 ने दुनिया को बहुत फास्ट पेस पे लेके आ गया है, कि अब चीजें इतनी स्लो नहीं रही, अब आपको बड़ी ड्रामेटिक चेंजेस आ रही हैं, और नेट ही इतना स्लो होता है कि हमें जवाब देते बहुत टाइम लग जाता है। ये फिनोमिना भी अंडरस्टैंड करना है। चले हम बात करते हैं, ठीक है, कि हम कौन सी रिसर्च करेंगे और क्यों रिसर्च करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास अभी किसी के पास क्लाइंट नहीं है जो उस चीज के ऊपर किसी को ना किसी के पास कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, ठीक है। आमिर, यू हैव एनी क्वेश्चन? आमिर, चलो, तो अब हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम बेसिक रिसर्च करेंगे। मैं और आप मिलके किसी लिटरेचर की बेस पे, लिटरेचर को पढ़ते हुए हम किसी फिनोमिना को देखेंगे कि यार ये प्रॉब्लम, ये गैप लिटरेचर में एग्जिस्ट करता है, कि अभी तक लोगों ने ये काम किया लेकिन ये काम नहीं किया। उस गैप को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, और हमारा, मेरा और आपका अल्टीमेट मकसद क्या होगा कि बॉडी ऑफ नॉलेज को इन्हांस करना। तो हम पहली सूरत में बेसिक रिसर्च करेंगे। और जब आप बेसिक रिसर्च करना जान जाते हैं, ठीक है, जब आपको बेसिक रिसर्च आ जाती है तो आप अप्लाइड ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। मतलब आपको एक दफा बॉडी ऑफ नॉलेज में इन्हांसमेंट की वाली रिसर्च आ गई है तो अप्लाइड, तो आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो आपको आराम से उसकी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक रिसर्च करेंगे, क्वांटिटेटिव करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे, मिक्स मेथड करेंगे। तो इस सूरत में आपके साथ ये हम करेंगे कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे। क्यों क्वांटिटेटिव करेंगे? क्योंकि मतलब इसको आप अनफॉर्चुनेट कह दें, ठीक है, या आप इसको अपनी किस्मत समझें या क्या समझें, कि मतलब मेरा एरिया क्वांटिटेटिव है, ठीक है, और मैं काम ही ज्यादा क्वांटिटेटिव पे करता हूँ। क्वालिटेटिव एक अलग दुनिया है, एक अलग काम है उसमें, और लोग उस पर क्वालिटेटिव काम करते हैं। जो क्वालिटेटिव के रिसर्चर हैं वो क्वांटिटेटिव को नहीं मानते, जो क्वांटिटेटिव वाले हैं वो कहते हैं यार क्वालिटेटिव कौन सी मतलब बातें, लोगों की बातें, फीलिंग्स को, हमें डेटा के ऊपर बात बताओ कि असल में डेटा ने क्या कहा। क्वालिटेटिव कहते हैं भाई डेटा क्या क्या लेना देना, डेटा तो इधर से उधर कुछ भी कर लें, दो अलग फिनोमिना के डेटा को गैदर कर लें तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर हम देंगे, हम बेसिक और फिर क्वांटिटेटिव, हम न्यूमेरिक्स के ऊपर बात करेंगे। उसके लिए कुछ रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको सिखाए जाएंगे। आप उन सॉफ्टवेयर को एनालाइज यूज करते हुए एनालिसिस करेंगे और अपनी फाइंडिंग्स लिखेंगे। हम क्वालिटेटिव के ऊपर नहीं करेंगे। जब आप क्वांटिटेटिव यूज कर लें
ठीक है, तो फिर हम इंपेरिकल और नॉन इंपेरिकल में कौन सी बात करेंगे? आपका क्या हाल है, इंपेरिकल करेंगे या नॉन इंपेरिकल करेंगे?